चैप्टर 1 फर्स्ट नाइट। दिल्ली, राजपूत इंडस्ट्रीज। एक ऑफिस के मीटिंग रूम से लड़की की आवाज आई, आप जैसे घटिया इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब मैं इस गलती को कंटिन्यू नहीं करूंगी। मीटिंग रूम से एक 19 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की गुस्से में बाहर आई। मीटिंग रूम में एक 25 साल का लड़का गुस्से से खड़ा हुआ था। वहां पर कुछ ऑफिस वर्कर्स भी थे। मीटिंग रूम में बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन की गई थी। लड़के के मैनेजर शेखर ने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, रुकिए परी जी। लड़के ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, कोई नहीं रोकेगा उसे। लड़के की बात सुनकर शेखर के कदम वहीं थम गए। लड़के ने गुस्से से कहा, शेखर बाहर निकालो इन सबको। शेखर ने कहा, ओह बॉस। शेखर ने सब वर्कर्स को मीटिंग रूम से बाहर भेज दिया और सब वर्कर्स बाहर चले गए। लड़के ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, बहुत समझा लिया, अब कुछ नहीं समझाना परी को। परी ने अभी तक मेरा एक रूप देखा है। परी बसीनस वर्ल्ड के किंग परख राजपूत से मिली है, अब परी अंडरवर्ल्ड के किंग से मिलेगी। परख की बात सुनकर शेखर डर गया था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। परख ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे देखते हुए गुस्से से कहा, मैं परी से बदला लेने आया था, पर मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया, इसलिए मैं अपना बदला भूलकर परी को अपने प्यार से हासिल करना चाहता था, लेकिन परी ने मेरा प्यार ठुकरा दिया। परी ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे अब अपनी गलती की सजा मिलकर रहेगी। परख ने बॉक्स को फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, हवस मिटाने वाला समझा ना तुमने मुझे परी। अब मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मुझे समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन बदला तो मैं लेकर रहूंगा। परी उस ऑफिस से बाहर आई और जोर जोर से रोने लगी। परी ने रोते हुए कहा, मैं आपसे सच्चा प्यार करने लगी थी परख जी, पर आप मेरे प्यार को समझने के लायक ही नहीं है। परी ने इतना कहा और अपने आंसू साफ किए। वो टैक्सी लेकर अपने घर चली गई। दूसरी ओर परख ने अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, शेखर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। परख ने शेखर को ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर शेखर ने शंका करते हुए सवाल किया, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी परी जी के साथ। परख ने शेखर को टोकते हुए कहा, तुम्हें मैंने जैसा कहा है वैसा करो, ज्यादा सवाल मत करो, जाओ यहाँ से अब। परख की बात सुनकर शेखर ने कहा, ओ बॉस। परख की बात मानते हुए शेखर ने मन में कहा, ना जाने बॉस परी जी के साथ क्या करना चाहते हैं। शेखर ऐसे ही मन में बातें करते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। परी अपने घर पहुंच गई थी। परी अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। परी की हालत बहुत खराब थी। परी ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक। परी एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे की चिंता से साफ पता चल रहा था कि वो बेसब्री से उस शख्स का वेट कर रही थी। परी ने अपने फोन में टाइम देखते हुए कहा, उस शख्स ने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 11 बजने वाले हैं और वो अभी तक आए ही नहीं। परी के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, सॉरी परी जी। परी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की परी के सामने कुर्सी पर बैठ गई। परी ने मुंह बनाते हुए सवाल किया, तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बताना है तुम्हें परख जी के बारे में? क्या सच जानती हो परख जी के बारे में? लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, इतने सारे सवाल एक साथ परी जी, सब्र कीजिए, सब कुछ बताती हूँ। शुरुआत अपनी पहचान से करती हूँ। मैं एक कॉल गर्ल हूँ, मेरा नाम अलीशा है। जिस सच की बात कर रही थी मैं आपसे, वो मैं आपको बताती नहीं दिखाती हूँ। अलीशा अपना फ़ोन निकालने लगी तो परी ने अलीशा को कहा, देखो मैं तुम्हारी जैसी लड़की नहीं, मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। जिसके साथ इतने दिन से रह रही हो उसके साथ तुम्हारी बदनामी नहीं होगी क्या? ये देखो अपने परख जी का सच। इतना बोलकर अलीशा ने अपने फ़ोन में परी को परख एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में अलीशा और परख एक रूम में थे। अलीशा परख के बेड पर लेटा कर उसकी शर्ट खोल रही थी। ये सब देखकर परी चौंक गई थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। परी ने बौखलाकर कहा, ये सब झूठ है परख जी, ऐसे नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है। परख जी जैसे इतने अच्छे इंसान पर तुम ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाओ। अलीशा ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा इंसान और ये परख राजपूत लड़कियां इसके लिए खिलौना है परी। तुम मेरी जैसी नहीं हो, इसलिए तुम्हें रिझाने के लिए ये अच्छाई का नाटक कर रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे बदन को पाना चाहता है। अलीशा की बात सुन परी के चेहरे का रंग उड़ गया था। परी ने मना करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परख जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा।
तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम परख के नाटक को सच समझकर उससे प्यार करने लगी हो। तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अब परख इसी प्यार का फायदा उठाकर तुमसे अपने जिस्म की भूख मिटाएगा और फिर छोड़ देगा। अलिशा ने स्माइल करते हुए परी को ऐसा कहा तो परी ने रोना शुरू कर दिया। परी रोते हुए वहां से चली गई। परी होटल से बाहर आकर रोते हुए बोली, परख जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आपका प्यार तो प्यार नहीं धोखा है। आपने मुझे धोखा दिया। कल मैं आपसे प्यार का इजहार करने वाली थी, पर आप मेरे प्यार के लायक नहीं है। फ्लैशबैक एंड। परी अपनी आंखें खोली और थोड़ा हौसला करते हुए अपने आंसू साफ किए। उसने खुद से कहा, बहुत हुआ रोना धोना परी, परख तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है। उस जैसे इंसान को प्यार करने से अच्छा है कि नदी में कूदकर मर जाओ। परी बेड से उठी और रसोई में चली गई। परी रसोई में फ्रिज खोलकर उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकालकर उसमें से पानी पीने लगी। पानी पीते ही वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। परी के पीछे परख, शेखर और अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। परख ने परी को गोद में उठाया और ईवल स्माइल करते हुए कहा, चलो अब खेल शुरू करते हैं। परख परी को लेकर शेखर और अपने आदमियों के साथ परी के घर से चला गया। परख परी को लेकर एक घर के आलीशान कमरे में आया और उसे बेड पर लेटा दिया। परख ने परी की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, प्यार नहीं तो बदला ही सही। अगली सुबह परी को होश आया तो उसने अपने आप को अनजान कमरे में पाया। परी ने उस कमरे की सुहाग रात जैसी डेकोरेशन को देखकर चौंकते हुए कहा, ये कमरा मेरा नहीं है। ये किसका कमरा है? मैं यहाँ कैसे आई? परी ऐसे बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने बदन पर गया। परी के बदन पर कपड़ों की जगह सिर्फ कंबल था। परी ने अपनी ऐसी हालत देखकर चौंकते हुए कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े किसने उतारे? परी ने इधर उधर देखा तो उसका ध्यान बेड के सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी की ओर गया। घड़ी को देखकर परी ने बौखलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। परी ने रोना शुरू कर दिया। परी ने रोते हुए कहा, ओ गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया? उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो लड़की सच ही बोल रही थी। मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मेरी बेहोशी का फायदा उठाया है उसने। अब मैं क्या करूंगी? कमरे के दरवाजे से एक लड़के की आवाज आई, अब आप दुनिया से अपना मुंह छिपाओगी परी। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकती। परी ने लड़के की आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे पर एक लड़का पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं थे। उसको देखकर परी ने गुस्से से कहा, मिस्टर परख राजपूत, आप अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आए ना? आपने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी। हवसी दरिंदे कहीं के। परख परी के पास आया। परख ने परी को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, हवसी दरिंदा और वो भी मैं? अगर मेरे अंदर इतनी हवस होती परी तो तुम्हारी जैसी अप्सरा अब तक मेरी हवस की प्यास बुझाते बुझाते मर ही जाती। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, बुझा तो लिया आपने अपनी प्यास मुझसे। मेरे साथ ये सब करके सुकून मिल गया आपको। अब तो आप बहुत खुश होंगे। परख ने परी की बात सुनकर ईवल स्माइल की और उसके पास बैठ गया। परी ने अपने बदन को कंबल में छिपा लिया। परी की गाल पर आए हुए आंसू को छूते हुए परख ने डेविल स्माइल के साथ कहा, आपके किए की सजा आपको पाकर देने में मुझे उतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून मुझे आपको ना पाकर तड़फा कर मिलेगा। परख राजपूत खुद इस काबिल बना है ताकि लड़कियां उसके पास आए। आपको पाने के लिए मैंने खुद को आपके रंग में ढाला, लेकिन आपने मुझे ठुकरा दिया। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, आप जैसा हवस का पुजारी मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। परी की बात सुन मून को अपने हाथ से पकड़कर पिचकाते हुए कहा, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूं ना परी, लेकिन अब आप भी तो किसी के प्यार के लायक नहीं बची। परी आप एक खिलौना बनकर रह गई हो अब। परख की बात सुनकर परी की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू नहीं रुके थे। परी ने परख को मून बनाते हुए पूछा, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या किया है आपने मेरे साथ? साफ साफ बताएं मुझे मिस्टर परख राजपूत। परी की बात का जवाब देते हुए परख ने परी को जवाब देते हुए कहा, मैंने आपके साथ वही किया जो आप समझ रही है। अपनी हालत देखकर समझ ही गई होंगी आप। परख की बात सुनकर परी ने बौखलाते हुए पूछा, क्या किया आपने मेरे साथ, बताए मुझे। परी की बात सुनकर परख ने स्माइल करते हुए कहा, परी आप मेरी नहीं हो पाई तो मुझे इस बात से बहुत गुस्सा और मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा। परी परख की आंखों में देख रही थी जिसमें परी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। परख ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आपने मेरा प्यार ठुकरा दिया था ना, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए आपके जिस्म से खेल लिया बेबी डॉल परी। अब 1-2 महीने में आपके पेट में मेरा बच्चा आ जाएगा। परी ने परख को कलर से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, ऐसा क्यों किया है आपने मेरे साथ?
क्या मिला आपको ऐसा करके? क्या आप मेरे हवस पूरी करने के लिए ये सब करके मुझे मजबूर करना चाहते थे? परख ने परी का जवाब देते हुए कहा, कितनी भोली हो आप परी। आपको लगता है कि मैं ये सब करके आपको पाना चाहता हूँ? नहीं परी, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको सबक सिखाना चाहता हूँ। परख ने परी के पेट पर हाथ रख कर कहा, आपको पता है कि कल को अगर आप माँ बन गई तो ये बच्चा मेरा होगा। लेकिन सिर्फ मुझे पता होगा कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन दुनिया को तो नहीं पता होगा। दुनिया तो इसे आपकी नाजायज औलाद ही बोलेगी। परख की बात सुनकर परी के होश उड़ गए थे। परी ने रोना शुरू कर दिया। परख ने परी को रोते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा, इतने में ही रोने लगी आप परी? अभी तो आपको बहुत कुछ सहना और सुनना है। आप जितना सुनेगी उतना टूटेगी, जितना टूटेंगी उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा बोलकर परख हंसने लगा और परी रोने लगी। परी ने रोते हुए मन में कहा, इतने घटिया इंसान के साथ मैंने प्यार किया। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। चैप्टर 2, 4 साल बाद सामना। परी ने रोते हुए मन में कहा, इतने घटिया इंसान के साथ मैंने प्यार किया। परी को रोता हुआ देखकर परख ने स्माइल करते हुए कहा, रोइए परी। आप जितना रोएंगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैंने आपसे प्यार किया था, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। जैसे मेरा प्यार ठुकराए जाने के बाद मैं टूट गया हूँ, वैसे ही आप भी टूटेगी। परख ने परी की गाल पर आए आंसू को उंगली पर लेते हुए ईवल स्माइल के साथ कहा, परी अब आप ऐसे आंसू रोज बहाया करोगी। पर मैं ये आंसू देखने के लिए यहाँ नहीं होऊंगा। मैं आज ही इंडिया छोड़कर यूएसए जा रहा हूँ। परख ने इतना कहा और हंसने लगा, लेकिन परी रोए जा रही थी। परी को रोता हुआ छोड़कर परख कमरे से बाहर चला गया। परी अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ये परी नहीं टूटेगी परख। मैं नहीं रोयूंगी। परख राजपूत, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। 3 दिन बाद आज परख शेखर के साथ एयरपोर्ट आया था। परख की फ्लाइट थी। शेखर के पास परख का लगेज था। परख ने शेखर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, शेखर मेरे बाद मेरे बिजनेस का अच्छे से ध्यान रखना और परी पर नजर रखने के लिए किसी को अपॉइंट करो। दोनों कामों में कोई भी गलती हुई तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे और ज्यादा गड़बड़ हुई तो जान से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो मेरा असली चेहरा और पहचान अच्छे से जानते हो। शेखर परख की बात सुनकर थोड़ा डरते हुए बोला, यस बॉस, बट आई हैव अ डाउट। परख ने सख्त आवाज में कहा, मुझे डाउट पसंद नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा पहला और लास्ट डाउट है, इसलिए पूछो, क्या डाउट है तुम्हें? परख की परमिशन मिलने पर शेखर ने सवाल किया, बॉस आपने परी जी के साथ जो किया उसके बाद अगर उन्हें सच में बच्चा हो गया तो क्या होगा? आपका बच्चा उनके पेट में, आप तो वापस नहीं आएंगे। शेखर के मुंह से परी का नाम सुनकर परख ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, सही टाइम आने पर मैं वापस आऊंगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो बच्चा मेरा होगा और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। इतना बोलकर परख ने लगेज लिया और रनवे पर खड़े हुए अपने प्राइवेट जेट की ओर चल पड़ा। जेट में बैठते ही परख ने कहा, आई विल बी बैक परी, वेटिंग फॉर मी टू सफर मोर पेन। शेखर ने मन में कहा, बॉस आपने परी जी को बहुत गलत समझा है। परी जी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और जैसा परी जी ने आपको समझा है वैसे आप अब नहीं रहे। परी जी ने आपके बदले को प्यार में बदल दिया, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 साल बाद मुंबई में सब सुविधाओं से संपन्न एक बहुत ही खूबसूरत घर के अंदर से एक लड़की की जानी पहचानी आवाज आई, टिया, टिया, क्या कर रही है? घर के अंदर एक लड़की किचन में काम कर रही थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहन रखा था। लड़की के लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। लड़की किसी बच्चे का टिफिन पैक कर रही थी। लड़की ने फिर से आवाज लगाई, टिया, टिया, कहाँ हो? लड़की की आवाज सुनकर एक और लड़की दौड़कर वहां आई। उसने आते ही कहा, क्या हुआ परी, क्यों बुला रही थी मुझे? पहली लड़की और कोई नहीं बल्कि परी ही थी। परी दिल्ली से मुंबई आ गई थी। अब उसके पास अपना खुद का घर था। टिया ने जीन्स और कुर्ती पहन रखा था। परी ने उस लड़की यानी टिया से कहा, टिया जा बाहर से किट्टू को लेकर आ। उसके स्कूल का टाइम हो गया है और वो अभी तक पड़ोसियों के बच्चे से खेल रहा है। वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और हम काम के लिए लेट हो जाएंगे। टिया ने परी की बात मानते हुए कहा, ठीक है परी, मैं लेकर आती हूँ उसे। टिया बाहर जाती उससे पहले ही घर के बाहर से एक औरत के झगड़ने की आवाज आई, कितनी बार समझाया है तुम बच्चों को कि इस किट्टू के साथ खेलने के लिए? इसकी माँ की शादी भी नहीं हुई है। परी ने जब ये सब बातें सुनी तो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। टिया को भी गुस्सा आ रहा था। टिया गुस्से से बोली, ये सविता भाभी फिर से शुरू हो गई। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। परी ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम यही रुको टिया,
इसे तो आज मैं देखती हूँ। टिया वहीं रुक गई और परी वहां से घर के बाहर की ओर चली गई। घर के बाहर गार्डन में एक औरत एक बहुत ही प्यारे से बच्चे पर बिगड़ रही थी। उस औरत के साथ 2 और बच्चे भी थे। औरत ने उस प्यारे से बच्चे पर बिगड़ते हुए गुस्से से कहा, ये किट्टू किसकी गंदगी है ये भी नहीं पता। इसकी माँ धंधा करती है तभी उसने इतना बड़ा घर बनाया है। ये किट्टू उसकी नाजायज औलाद है। इसकी माँ बिन बेहाय माँ है, एक घटिया औरत है। बहुत हुआ सविता भाभी। परी की गुस्से से भरी आवाज आई और वो औरत यानी सविता भाभी गुस्से परी को घूरने लगी। परी उनके पास आई और सविता के बच्चों को देखते हुए गुस्से बोली, इतने छोटे बच्चों को जो आप सिखा रही, क्या ये अच्छी बातें हैं भाभी? क्या इन दोनों को जायज नजायज मतलब भी पता है? बोलिए। परी की बात सुनकर सविता शर्म से नजरें चुराने लगी। परी ने गुस्से से सविता पर बिगड़ते हुए कहा, आप जैसी औरतों की घटिया बातों की वजह से ही ना जाने कितनी लड़कियां घटिया लड़कों के जुर्म का शिकार होने के बाद आत्महत्या का रास्ता चुनती है। लेकिन आप जैसी औरतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में भी एक बेटी है भाभी, भगवान ना करे उसके साथ गलत हो और आप जैसी कोई औरत उसे ऐसा बोले तो कैसा लगेगा आपको? सविता परी की बात सुन बौखलाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। किट्टू भी ये सब ध्यान से सुन रहा था। परी बिगड़ते हुए कहा, किट्टू मेरा बेटा है और इसकी परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। फंक्शन ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, और फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाली लड़की को धंधे वाली बोलते हैं तो हाँ हूँ मैं धंधे वाली। कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी हूँ। अपने पति की मार खाने के बाद घर खर्ची के लिए जो भीख मिलती है उसमें चोरी करके तो नहीं जीती। सविता परी की बात सुनकर चुप हो गई थी। वो परी से नजर नहीं मिला पा रही थी। परी ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा, मैंने इसे अच्छी शिक्षा दी है, आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ऐसी घटिया शिक्षा देंगी तो वो कल को आपको भी गलत बोलेंगे। ऐसे बच्चों के साथ मेरा बेटा खेले में भी ये तो मैं भी नहीं चाहती। चलो किट्टू। परी किट्टू को ले जाने लगी तो किट्टू ने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरे हाथ से परी का हाथ पकड़कर कहा, सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा, चलो यहाँ से। किट्टू परी का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाने लगा तो परी के चेहरे पर गर्व था कि उसने इतना समझदार बच्चा पैदा किया है। परी ने मन में कहा, परख राजपूत, 4 साल पहले तुमने जो दर्द मुझे दिया था आज वही दर्द मेरी जीने की वजह बन चुका है। तुम नाकाम हो गए अपने मकसद में। मैंने तो दवाई भी ली थी ताकि तुम जैसे दरिंदे का बच्चा मेरी कोख में ना आए, पर मेरी लाइफ में किट्टू लिखा था, अब किट्टू ही मेरी लाइफ है। दिल्ली एयरपोर्ट। शेखर आज काफी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट आया था। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। शेखर ने एयरपोर्ट में एंटर करते हुए अपने साथ वाले गार्ड से कहा, आज बॉस 4 साल बाद अपने पूरे परिवार के साथ इंडिया वापस आ रहे हैं। उन सब की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ हुई तो बॉस तुम सब के साथ क्या करेंगे ये तो भगवान भी नहीं जानता। बॉस को इतना कहने के बाद शेखर ने मन में खुद से कहा, पता नहीं बॉस अब कैसे होंगे। उनमें कोई बदलाव आया होगा या नहीं, क्या वो परी जी को भूल गए होंगे। परख की फ्लाइट लैंड हुई तो 2 अधेड़ उम्र की औरतें, 2 अधेड़ उम्र के आदमी, 2 नौजवान लड़का और लड़की लगेज के साथ एयरपोर्ट से बाहर की ओर आए। उनको देखकर शेखर के चेहरे पर स्माइल आ गई। औरतों ने साड़ियां पहनी थी लेकिन लड़का लड़की ने वेस्टर्न वेयर्स पहने हुए थे। शेखर ने स्माइल करते हुए कहा, लो आ गए वो लोग। शेखर उनके पास गया और जाते ही बोला, वेलकम बैक और राजपूत फैमिली मेंबर्स। एक आदमी ने शेखर के कंधे को थपथपाते हुए कहा, शेखर कैसे हो तुम? शेखर ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अश्विन सर, आप सब कैसे हैं? अश्विन ने सामने से स्माइल करते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे रजत सर की हेल्थ थोड़ी वीक थी, बट तुम्हारी बड़ी मालकिन करुणा जी, छोटी मालकिन मेघना जी और तुम्हारे छोटे मालिक के दोनों रवि और अवनी ये सब बढ़िया है। अवनी ने अश्विन से कहा, बड़े पापा हम लोग यही खड़े रहेंगे या मुंबई भी जाएंगे? हमारे राजपूत मेंशन कब चलेंगे? शेखर ने अवनी की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ अवनी मैम हम मेंशन ही जाएंगे, बस परख सर को आ जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। शेखर की बात सुनकर अश्विन ने अपने पीछे की ओर देखते हुए कहा, ये परख कहाँ रह गया? तभी परख की आवाज आई, आई एम हियर। परख के परिवार ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे से परख उन्हीं की ओर आ रहा था। परख ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। परख का स्टाइलिश लुक उस सूट में और भी स्टाइलिश लग रहा था। परख को देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई थी, बट परख के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शेखर ने परख के आते ही कहा, वेलकम बैक बॉस। शेखर की बात सुनकर परख ने बिना भाव दिए जवाब देते हुए कहा, वेलकम हो गया हो तो क्या अब हम लोग घर चले? परख की बात सुनकर शेखर ने थोड़ा असहज महसूस किया।
अश्विन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ शेखर जल्दी चलो। 2 दिन बाद परख की सगाई है मिस्टर पवार की बेटी कायरा के साथ। हमें घर चलकर उसकी तैयारियां भी करनी है। शेखर ने हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, जी बॉस चलिए। अश्विन की बात सुनकर परख ने कहा, जबरदस्ती किसी लड़की की बिना मेरी मर्जी के मेरे साथ सगाई करवाकर आप उस लड़की को मेरे गले बांध रहे। परख की बात सुनकर सबके चेहरे की स्माइल उड़ गई थी। परख ने शेखर को कहा, शेखर इन लोगों को अलग से भेज दो गॉड्स के साथ और तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शेखर ने झूठी स्माइल करते हुए कहा, ओह बॉस। परख की फैमिली गॉड्स के साथ गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गई और परख शेखर के साथ अलग गाड़ी में निकल गया। परख एक ड्राइवर और शेखर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। परख शेखर के साथ गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ था। शेखर ने हिचकिचाते हुए परख से सवाल किया, बॉस आप मिस्टर की बेटी सगाई क्यों कर रहे हैं? ये भी आपकी गेम का हिस्सा है या कुछ और? शेखर के सवाल का जवाब देते हुए परख ने गंभीरता से कहा, शेखर यहाँ जो भी हो रहा है सब गेम है, ये सगाई भी एक जाल है। शेखर ने परख की बात पूरी होते ही सवाल किया, वैसे बॉस आप तो लड़कियों से नफरत करते हैं तो फिर ये सगाई क्यों कर रहे हैं? शेखर के सवालों का जवाब देते हुए परख ने वार्निंग देते हुए कहा, मैं किसी भी लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सगाई के जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें उस मछली को फांसना है जिसने मुझे दर्द दिया, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। शेखर ने झूठी स्माइल करते हुए बात बदल कर कहा, और बॉस आपका रियल फेस सबके सामने कब आएगा? परख ने जवाब देते हुए कहा, जब राइट टाइम आएगा। फिलहाल मुझे उस काम के बारे में बताओ जो तुम्हें मैंने सौंपा था। शेखर ने जवाब देते हुए कहा, बॉस वो। शेखर की बात सुनकर परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, दिस मीन्स द गेम इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। परख की बात सुनकर शेखर ने मन में कहा, ओ गॉड बस इतनी कृपा करना कि बॉस और परी जी की मुलाकात हो तो दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ परी जी के साथ बॉस सच्चा प्यार करते थे। पता नहीं अब क्या होगा। अगले दिन परी अपने घर में टिया और किट्टू के साथ नाश्ता कर रही थी। किट्टू परी के मोबाइल पर गेम खेल रहा था। टिया भी व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी। परी ने किट्टू को नशाते का निवाला खिलाते हुए कहा, किट्टू बेबी नाश्ता कर लो, फोन फिर देख लेना। परी ने टिया की ओर देखकर कहा, टिया तुम भी फोन पर लगी हुई हो, अरे तुम दोनों नाश्ता कर लो ना, मुझे पहले से ही बहुत टेंशन है। इस हफ्ते कोई इवेंट नहीं मिला हमें, कहाँ हमने ऑफिस स्टार्ट करने सपने देख रहे थे, लगता है कि हमें ये ऑफिस वाला आइडिया ड्रॉप आउट करना होगा। टिया ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं परी हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें एक सगाई के इवेंट मैनेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी मुंबई के फेमस बिजनेसमैन मिस्टर पवार की बेटी की सगाई का। टिया की बात सुनकर परी खुश हो गई। परी ने टिया की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, सच में टिया? टिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ सच में। टिया की बात सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर पवार तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर हमें उनकी बेटी की सगाई के इवेंट मैनेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो पैसे भी काफ़ी देंगे। थैंक गॉड हमें ये काम दिलाने के लिए। परी ने स्माइल किया लेकिन फिर अचानक उसकी स्माइल गायब हो गई। परी ने किट्टू की ओर देखते हुए कहा, पर हम दोनों किट्टू को अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे? इतनी बड़ी फैमिली का इवेंट है, अरेंजमेंट्स भी ज़्यादा करनी होंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टिया ने परी के हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, परी तुम किट्टू की चिंता मत करो, किट्टू को मैं संभाल लूंगी और तुम ये इवेंट संभाल लेना। टिया की बात काटते हुए परी ने कहा, पर टिया मैं ये सब अकेले कैसे करूंगी? परी की बात काटते हुए टिया ने कहा, अरे परी तू अकेली थोड़ी है, तुम्हारे साथ हमारी पूरी टीम होगी, तुम चिंता मत करो और ये फंक्शन संभालो, किट्टू को मैं संभाल लूंगी। परी ने किट्टू की ओर देखा और कहा, थैंक यू टिया। परी टिया की बात मानकर किट्टू को टिया के पास छोड़कर पवार हाउस चली गई। परी ने मिस्टर पवार के मैनेजर से सगाई के फंक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। सगाई वाला दिन परी और उसकी टीम आलीशान पवार हाउस को नई नवेली दुल्हन की तरह डेकोरेट कर दिया था, जिसे गार्डन से खड़ा होकर मैनेजर ने परी को कहा, परी जी आपने डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है, अब बस शाम को फंक्शन है तो वो आप खुद से ही देख लेना, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मैनेजर की बात सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी अनुज सर, जब तक सगाई खत्म नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परी की बात सुनकर अनुज ने स्माइल करते हुए कहा, दैट्स गुड परी जी। परी ने मन में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इवेंट को पूरा करवाकर अपनी पेमेंट लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। शाम का समय, सगाई का फंक्शन अटेंड करने के लिए पवार हाउस में गेस्ट्स आने लगे थे।
परी ने आज ब्लू जीन्स और लाइट पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। इधर घर के हॉल में चल रही पार्टी में परी कैटरिंग और बाकी सारे अरेंजमेंट्स देख रही थी। उधर परख के परिवार ने शेखर के साथ हॉल में एंटर किया। शेखर की नज़र एंटर करते ही परी पर पड़ी तो मन में कहा, परी जी यहाँ पर। ओ गॉड बॉस, परी जी को देख न ले। शेखर आगे कुछ बोलता उस पहले ही परख ने दूर से ही परी को देखकर मन में कहा, परी। चैप्टर 3 फर्स्ट किस। परख ने दूर से ही परी को देखकर धीमे स्वर में कहा, परी। परी को देखकर परख ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैशबैक। टिया और परी दोनों स्कॉटी पर एक ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से रुकी हुई थी। टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ गॉड, ये सिग्नल और कितनी देर तक रेड रहेगा। उद्धरण चिन्ह। वहां पर गाड़ियों की काफी भीड़ थी। परी ने टिया को बिगड़ते हुए कहा, ये सब इन गाड़ी वालों की वजह से होता है। एक आदमी को भी घर से बाहर जाना है तो वो भी घर से गाड़ी लेकर निकलेगा। टिया के सामने से ब्लैक कलर की गाड़ियों की काफिला गुजरा तो टिया ने बिगड़ते हुए कहा, वो देखो कोई अमीर ज्यादा जा रहा है, उसी की वजह से सब हो रहा है। परी ने उस काफिले की ओर देखकर बिगड़ते हुए बोली, सच कहा, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। ये लोग हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों को तो कुछ समझते ही नहीं है, हमेशा अपनी धौंस जमाते हैं। ना जाने इनके पास इतना पैसा होने के बाद भी रिस्पेक्ट देने की अकल क्यों नहीं आती है। इधर परी अमीरों पर बिगड़ रही थी। उधर उन गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी में परख बैठा हुआ था। परख गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ था और गाड़ी की विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर ड्राइवर की बगल में शेखर बैठा हुआ था। परख की गाड़ी उन गाड़ियों के बीचों बीच चल रही थी। परख गाड़ी की विंडो के बंद शीशे से बाहर ट्रैफिक में परी को देखकर बोला, हाउ ब्यूटीफुल। उद्धरण चिन्ह। शेखर ने परख की बात सुनकर परी की ओर देखा तो वो बोला, आप इस स्कॉटी के पीछे वाली लड़की की बात कर रहे हैं बॉस। परख ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। शेखर ने स्माइल करते हुए कहा, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है बॉस। उद्धरण चिन्ह। परख की गाड़ी ट्रैफिक से आगे निकल गई तो परख ने कहा, तारीफ मत करो, पता करो कि कौन है ये लड़की। ये लड़की मुझे आने वाले शनिवार तक अपने पास चाहिए। फ्लैशबैक एंड। परख को हिलाते हुए अवनी ने कहा, परख भैया, पवार अंकल ने सगाई की अरेंजमेंट्स तो बहुत ही बढ़िया की है। परख का ध्यान अवनी की तरफ हो गया और परी मेहमानों में कहीं गुम हो गई। वहां मिस्टर पवार आ गए। मिस्टर पवार ने आते ही परख की फैमिली का वेलकम करते हुए कहा, वेलकम। परख के परिवार मिस्टर पवार से मिले। मिस्टर पवार अश्विन के गले मिलकर बोले, कैसे हैं मिस्टर राजपूत। अश्विन ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। ऐसे ही पूरा परिवार मिस्टर पवार से मिलता है। करुणा जी ने स्माइल करते हुए मिस्टर पवार से कहा, भाई साहब, अब लड़के वालों आप दूर पर ही खड़ा रखेंगे या अंदर भी लेकर जाएंगे। परख उसी ओर देख रहा था जिस ओर उसे परी दिखी थी। शेखर परख की ये बात कर रहा था। शेखर ने परख को देखकर मन में कहा, लगता है कि बॉस ने परी जी को देख लिया है, इसीलिए इनकी आंखें उन्हें ढूंढ रही है। मिस्टर पवार परख की फैमिली को लेकर हॉल में गए और पार्टी में आए हुए गेस्ट से मिलवाने लगे। मिस्टर पवार परख का इंट्रो अपने मेहमानों से रहे थे, लेकिन परख का ध्यान तो मेहमानों के बीच में परी को ढूंढने में लगा हुआ था। दूसरी ओर परी केटरिंग सर्विस देख रही थी। परी एक वेटर से बात कर रही थी। परी ने वेटर से कहा, देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। पार्टी में कोई भी गेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके हाथ कोई ड्रिंक या खाने की डिश ना हो। ओक। परी की बात सुनकर वेटर को इतनी बात समझाते हुए बोली, मैं पार्टी में म्यूजिक की अरेंजमेंट्स देखने जा रही हूँ, अब तुम लोग ध्यान रखना, तुम सब लोग। परी वहां से चली गई। परी मेहमानों के बीच से गुजर रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसको मेहमानों के बीच से खींचकर साइड पर ले गया। वहां पर कोई नहीं था। परी को कंधों से पकड़ उस शख्स ने दीवार से सटा लिया था। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। परी ने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। परी ने गुस्से से कहा, परख राजपूत। परी को दीवार से सटाकर परख खड़ा हुआ था। परख ने गुस्से से परी को पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। परख का सवाल सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए परख कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक डिसेंट फैमिली की बेटी की सगाई होने वाली है, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान का यहाँ क्या काम। उद्धरण चिन्ह। परख ने परी की बात सुनकर गुस्से से कहा, जिस डिसेंट फैमिली की बेटी की है, आई एम हर वुड बी हस्बैंड, इट्स माई एंगेजमेंट इवेंट। परी चौंकते हुए बोली, व्हाट। परख ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ये क्यों शौक लगा कि जिस लड़के को तुमने ठुकराया था आज उसकी सगाई हो रही है और जल्द ही शादी भी हो जाएगी।
तुम्हें अब रोना तो नहीं आ रहा है तो रो लो। परख की बात सुनकर परी हंसने लगी। परख परी को एकटक देख रहा था। परी ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, रोना नहीं हंसी आ रही है कि अब ना जाने किस लड़की की जिंदगी खराब करने जा रहे तुम, और वो लड़की तो सामने से चल कर आ रही। परख ने परी को कंधों से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, सब लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती जिन्हें किसी की आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो प्यार नहीं हवस थी। एंड एक बात और, तुम हवस पूरी करने वाले उन हवसी दरिंदों में भी नहीं हो जो लड़की के साथ जबरदस्ती वो सब करते हैं जो तुमने बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे साथ किया था। तुम तो मर्द भी नहीं हो। परख ने परी के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझे ना मर्द बोल रही हो परख राजपूत को। परख की बात काटते हुए परी ने गुस्से से कहा, हाँ बोल रही हूँ तुम्हें ना मर्द, क्योंकि अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी होती तो मुझे बेहोश नहीं करते। अब छोड़ो मुझे जाना है। परख ने गुस्से से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं न कहूं। परी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगी, ऐसा तुम सोचना भी मत। परी ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, मैं ये सगाई कराए बिना कहीं नहीं जाऊंगी परख राजपूत, क्योंकि मैंने तुम्हारे और मिस्टर पवार की बेटी की सगाई के इवेंट मैनेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। परी की बात सुनकर परख परी को एकटक देखने लगा। परी ने गुस्से से परख को कहा, तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे मुझे। ऐसा बोलते हुए परी ने परख के पैर पर अपनी हाई हील्स की नोक से अटैक किया, जिससे परख ने परी को छोड़ते हुए कराह कर कहा, आह माय फुट। परी ने एटीट्यूड के साथ कहा, ऐसा दर्द झेलने की आदत डाल लो परख राजपूत, क्योंकि अब अगर तुमने फिर से मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसे ही दर्द होगा। ऐसे बोलकर परी स्माइल करते हुए वहां से चली गई। शेखर परख के पास आ गया था। शेखर परख को परी के साथ देख लिया था। शेखर ने परख को समझाते हुए कहा, बॉस या आप परी जी के साथ क्या कर रहे थे? आपको किसी ने देख लिया तो ये सगाई नहीं होगी और हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। परख अपने दर्द को दबाते हुए सर्द आवाज में बोला, अब तो ये सगाई होकर रहेगी। मैं अपना प्लान फ्लॉप नहीं होने दूंगा। लेट्स गो, सगाई खत्म करते हैं। परख शेखर के साथ सगाई के लिए चला गया। पार्टी में परख और कायरा के लिए छोटा सा स्टेज बनाकर उस पर 2 चेयर्स रखी हुई थी। पवार जी ने माइक पर सगाई की अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप सबके बीच मेरी बेटी आने वाली है। फिर उसकी सगाई की रस्म पूरी की जाएगी, तो तालियों के साथ पार्टी में वेलकम कीजिए मेरी बेटी कायरा पवार का। सभी तालियां बजानी शुरू की तो एक हॉट सी लड़की हॉट रेड कलर के प्रिंसेस गाउन में पवार हाउस के 2nd फ्लोर की सीढ़ियों से उतरते हुए पार्टी की ओर आई, तो लास्ट स्टेप पर परख ने अपने सामने खड़ी परी को देखकर उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ कायरा, कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। परख की बात सुनकर कायरा ने खुद पर इतराते हुए कहा, कायरा चीज ही ऐसी कि सब उसकी झलक के लिए वेट करते हैं। लेट्स गो परख। परी को परख की सगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल परख को गुस्सा दिला रही थी। उसी गुस्से में आकर परख ने कायरा के साथ सगाई कर ली। सब खुश थे, लेकिन परी सबसे ज्यादा खुश थी। परी ने ये सब देखते हुए मन में कहा, परख जो दर्द तुम मुझे देकर गए थे, मैंने उस दर्द को अपनी दुनिया बना लिया है और अब मैं उस दर्द के साथ बहुत खुश हूँ। तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते थे ना, तुम मुझे टूटता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन मैं और मजबूती के साथ तुम्हारी नफरत के सामने खड़ूंगी। तुम्हें मुझे ऐसे स्माइल करते हुए देखना होगा। परी फंक्शन कंप्लीट होते ही अपनी टीम के साथ वहां से चली गई। परख की फैमिली राजपूत मेंशन चले गए थे। परख अपने आलीशान कमरे के किंग साइज बाथरूम में बाथटब में सोया हुआ था। परख को परी का ही सपना आ रहा था। परख ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, परी परी परी। परख को परी के खूबसूरत लम्हे याद आ रहे थे। परी और परख दोनों शॉपिंग मॉल की लिफ्ट में थे। परख ने परी को देखकर मन में कहा, अब काम शुरू होने ही वाला है। उद्धरण चिन्ह। परख ने इतना ही कहा था कि लिफ्ट रुक गई। परी और परख दोनों लिफ्ट में अकेले थे। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? बाहर से आदमी की आवाज आई, लिफ्ट खराब हो गई है, कुछ देर रुकिए। परी ने परख की ओर देखा तो वो बहुत घबराया हुआ था और उस लिफ्ट की दीवार से पीठ लगा रखी थी। परी ने परख से पूछा, क्या परख जी, आपको क्या हुआ? अब परख जोर जोर से सांस लेने लगा। परख ने घबराते हुए कहा, एंग्जाइटी है परी, बंद और छोटी जगह पर घुटन होने लगती है मुझे, हेल्प मी परी। उद्धरण चिन्ह। परख तड़फ रहा था। परख को ऐसे देखकर परी ने बौखला कर कहा, ओ गॉड, आपके पास दवाई नहीं है क्या? डॉक्टर ने आपको इमरजेंसी पिल्स दी होंगी, वो कहाँ है? परख नीचे बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। परी भी उसको संभालते हुए उसके पास बैठ गई। परख परी को लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला,
मेरी दवाई मेरी गाड़ी में छूट गई है परी। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी सांस रुक रही है, कुछ करो। परख की बात सुनकर परी ने घबराते हुए पूछा, मैं आपकी हेल्प कैसे करूं? बोलिए। परख ने परी का हाथ पकड़कर कहा, परी मेरी सांस रुक रही, प्लीज मुझे सीपीआर दो। परी परख की बात सुनकर बोली, सीपीआर? मैं आपको सीपीआर कैसे दे सकती हूँ? प्लीज परी मेरी जान बचा लो। परख परी से रिक्वेस्ट करते हुए बेहोश हो गया। परी उसे ऐसे देखकर डर गई। परी ने बौखला कर कहा, ओ गॉड, ये तो बेहोश हो गए। अब क्या करूं मैं? कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए, मुझे इनकी मदद करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। परी ने परख के होठों पर अपने होंठ रख दिए और परख को सीपीआर देने लगी। परख बेहोशी का नाटक कर रहा था। उसने परी को किस करना शुरू कर दिया। वर्तमान में परख को अचानक परी का अटैक याद आया और नींद से उठते हुए बोला, माय फुट। परख ने खुद को बाथटब में देखकर गुस्से से कहा, इट्स डेंग। परी मैं तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हें हंसते हुए नहीं देख सकता मैं। तुम्हारी खुशी मुझसे सहन नहीं हो रही, मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। परख इतना बोलकर बाथटब से बाहर आया। परख ने बाथरोब पहना और बाथरूम से बाहर चला गया। नेक्स्ट डे परी अनुज के कहने पर अपनी गाड़ी से परख के घर पहुंची थी। परी ने घर में एंटर करते हुए मन में कहा, कितना खूबसूरत घर है, एक दिन मेरे किट्टू के पास भी इतना बड़ा घर होगा। परी घर में चली गई। दूसरी ओर टिया और किट्टू स्कूल से वापस आ गए थे। किट्टू और टिया दोनों आज शॉपिंग मॉल आए थे। टिया मॉल से ग्रोसरी का सामान ले रही थी। टिया और किट्टू दोनों ग्रोसरी का सामान ट्रॉली में डाल रहे थे। टिया ने समझाते हुए किट्टू से कहा, किट्टू वही सामान लेना जो तुम खाना चाहते हो, फालतू का सामान मत लेना। और दूसरी ओर इसी शॉपिंग मॉल में शेखर और परख भी आए हुए थे। शेखर अपने लिए कपड़े ले रहा था। शेखर ने परख से कहा, थैंक यू सब मेरे साथ पर आने के लिए। परख ने मून बनाते हुए कहा, थैंक यू वैंक यू, फिर बोलना पहले जो भी लेना जल्दी से वो लो और चलो। टिया के साथ शॉपिंग करते हुए किट्टू को मॉल में आइसक्रीम पार्लर दिखाई दिया। किट्टू ने रिक्वेस्ट करते हुए टिया से कहा, बेस्टी मुझे आइसक्रीम खानी है। किट्टू का भोला सा चेहरा देखकर टिया ने कहा, किट्टू कितनी आइसक्रीम खाते हो तुम? किट्टू ने मासूमियत से कहा, प्लीज बेस्टी। टिया ने किट्टू का भोला सा चेहरा देखकर कहा, ओह बाबा जाओ खा लो आइसक्रीम, ये लो पैसे। टिया ने किट्टू को पैसे दिए और वो टिया को ग्रोसरी शॉप में छोड़कर आइसक्रीम पुलावर से आइसक्रीम लेने चला गया। दूसरी ओर परख को किसी का फोन कॉल आया और उसने शेखर से कहा, शेखर यूएसए से मिस्टर विल्सन की कॉल है, मैं उनसे बात करके आया, तुम शॉपिंग चालू रखो। परख फोन पर बात करते हुए शेखर को शॉप में छोड़कर वहां से बाहर चला गया। परख फोन पर बात करते हुए आइसक्रीम पुलावर की ओर जा रहा था। उसने फोन पर कहा, मिस्टर विल्सन आई एम मेकिंग अ वीडियो कॉल टू यू, यू विल फाइंड इट ईजियर टू टॉक फेस टू फेस। ऐसा बोलकर परख ने मिस्टर विल्सन से वीडियो कॉल पर बात करनी शुरू कर दी। वो ऐसे ही बात करते हुए आइसक्रीम पुलावर से गुजर रहा था और उधर से किट्टू आइसक्रीम लेकर उसी की ओर आ रहा था। दोनों का ध्यान सामने की ओर नहीं था। किट्टू आइसक्रीम खाते हुए टिया की ओर आ रहा था कि परख से टकरा गया और उसकी क्रीम गिर गई। किट्टू ने गुस्से से कहा, माय चॉकलेट आइसक्रीम। चैप्टर 4 परख की कॉपी। किट्टू ने गुस्से से कहा, माय चॉकलेट आइसक्रीम। परख ने किट्टू की ओर ध्यान नहीं दिया और उसने कॉल पर अपनी बात कंटिन्यू रखी। किट्टू का दिल कर रहा था वो परख को पीट डाले। किट्टू ने मन में कहा, इस मिस्टर ने मेरी चॉकलेट आइसक्रीम गिरा दी और अब मेरी ओर देख भी नहीं रहा। किट्टू ने परख का कोट खींचते हुए गुस्से से कहा, ए मिस्टर से सॉरी टू मी। परख ने इधर उधर देखकर पूछा, हु इज? परख के पैरों के पास खड़े क्यूट से किट्टू ने मून बनाते हुए कहा, आई एम हियर मिस्टर। परख ने अपने पैरों की तरफ देखकर पूछा, ये बच्चा किसका है? परख के फोन से मिस्टर विल्सन की आवाज आई, व्हाट हैपेंड? परख ने मिस्टर को जवाब देते हुए फोन पर कहा, नथिंग मिस्टर विल्सन, यू जस्ट कंटिन्यू। उद्धरण चिन्ह। परख फिर से फोन पर मिस्टर विल्सन से बात करने लगा और ये सब देखकर किट्टू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किट्टू ने गुस्से से मन में कहा, ये मिस्टर तो मिस्टर वेयरवुल्फ है, मुझे इग्नोर करके फोन पर ऐसे बात करे जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे तो अब मैं देखता हूँ। किट्टू ने फिर से परख का कोट खींचते हुए गुस्से से कहा, ए मिस्टर वुल्फ से सॉरी टू मी। परख ने वुल्फ नाम सुनकर किट्टू की ओर देखा और गुस्से से पूछा, व्हाट आर यू सेइंग? किट्टू ने परख के सवाल का जवाब देते हुए गुस्से से कहा, आई टोल्ड यू टू से सॉरी। परख ने किट्टू की बात सुनकर गुस्से से उसकी ओर देखा और फिर फोन पर मिस्टर विल्सन को स्माइल करते हुए कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई विल टॉक टू यू लेटर मिस्टर विल्सन।
इतना बोलकर परख ने मिस्टर विल्सन की कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। किट्टू ने गुस्से से परख को कहा, मिस्टर वुल्फ से सॉरी टू मी। परख ने किट्टू को बाजू से पकड़ा और गुस्से से कहा, आर यू कॉलिंग मी मिस्टर वुल्फ? 2 फीट 6 इंच हाइट है तुम्हारी और तुम अपने से डबल हाइट वाले 6 फीट और 2 इंच के आदमी को ऐसे बदतमीजी से बुला रहे हो, जानते भी हो कौन हूं मैं? किट्टू ने परख की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, यू आर मिस्टर वुल्फ। यू स्पिल्ड माई आइसक्रीम ऑन द फ्लोर एंड नाउ यू आर नॉट इवन सेइंग सॉरी फॉर दिस। यू आर इग्नोरिंग मी। किट्टू की बात सुनकर परख ने गुस्से से कहा, 50 रुपीज़ की आइसक्रीम के लिए तुम मुझसे सॉरी बुलवाओगे? वो भी ऐसे बोलकर। परख किट्टू पर गुस्सा करते हुए धमका रहा था, लेकिन किट्टू उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। किट्टू परख की आंखों में देख रहा था। किट्टू की आंखों को देखकर परख को अजीब लग रहा था। परख ने मन में कहा, ये आंखें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी ऐसी आंखें देखी है। ये बच्चा नहीं है, एक लिटिल वुल्फ है। किट्टू ने गुस्से से परख को कहा, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी लाइक दैट। व्हाट डू यू डू मिस्टर वुल्फ? परख ने किट्टू को बाजू कसकर पकड़ बनाए और गुस्से से कहा, यू कॉल्ड मी मिस्टर वुल्फ अगेन, नाउ सी व्हाट दिस मिस्टर वुल्फ डज टू यू। इतना बोलकर परख किट्टू को खींचकर वहां से ले जाने लगा तो किट्टू ने गुस्से से परख के हाथ पर काट लिया। परख ने दर्द से चिल्लाया, आ। परख से हाथ छुड़ाते हुए किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, आया मजा मिस्टर वुल्फ। किट्टू की बात सुनकर परख को परी की पार्टी वाली हरकत याद आई और उसने किट्टू को गुस्से से कहा, यू आर नॉट अ लिटिल किड, यू आर अ लिटिल वुल्फ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किट्टू ने परख की बात सुनकर गुस्से से कहा, मिस्टर वुल्फ छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं तुम्हें अगर तुमने मुझे टच भी किया। परख और किट्टू एक दूसरे से भिड़ने ही वाले थे कि तभी दूर से उनको शेखर ने देख लिया और शेखर वहां पर आ गया। शेखर ने परख को पकड़ते हुए कहा, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका अपना मॉल है। शेखर की बात सुनकर परख ने गुस्से से कहा, ये लिटिल वुल्फ मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शेखर ने किट्टू की ओर देखकर परख को कहा, बॉस ये तो छोटा सा बच्चा है, आप इससे क्यों आयु रहे हैं? बच्चे के साथ अपने मॉल में ऐसे करेंगे तो आपका नाम खराब होगा। छोड़िए इसे और चलिए यहाँ से। दूसरी ओर टिया भी वहां आ गई। टिया ने किट्टू को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो किट्टू? किट्टू ने परख को देखकर गुस्से से कहा, मेरी आइसक्रीम गिरा दी इस मिस्टर वुल्फ ने। टिया कुछ बोलती उससे पहले ही शेखर ने टिया को समझाते हुए कहा, माम आप जरा अपने बच्चे को संभालिए, मैं अपने बॉस को लेकर जाता हूँ। शेखर परख को समझाते हुए वहां से चला गया। टिया ने किट्टू की ओर देखकर कहा, कूल डाउन किट्टू, मैं तुम्हें दूसरी आइसक्रीम दिला देती हूँ। टिया किट्टू को समझा बुझाकर आइसक्रीम दिलाने ले गई। दूसरी ओर परी घर के अंदर चली गई। घर में करुणा जी, मेघना जी, रवि और अवनी हॉल में बैठे हुए थे। अवनी इधर से उधर टहल रही थी। वो बेसब्री से परी के आने का वेट कर रही थी। करुणा जी ने अवनी से कहा, बेटा बैठ जाओ, वो लड़की आती ही होगी। मेघना जी ने स्माइल करते हुए करुणा जी से कहा, दीदी बर्थडे आपका है लेकिन टेंशन इसे हो रही है आपके बर्थडे पार्टी की। अवनी ने मेघना जी को टोकते हुए कहा, माँ बड़ी माँ का 50th बर्थडे है, मुझे इनकी पार्टी की टेंशन क्यों नहीं होगी? रवि ने अवनी को पूछा, अवनी फोन किया था ना अनुज को, वो फंक्शन ऑर्गेनाइजर आएगी ना? अवनी रवि को जवाब देने वाली थी कि तभी उसकी नज़र हॉल के दूर की ओर गई। हॉल के दूर से परी घर में एंटर कर रही थी। अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, लो आ गई वो। परी ने हमेशा की तरह आज भी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी पहनी हुई। परी उन सब के पास आई तो सब उसको देखकर खुश हो गए। अवनी ने परी को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आइए आइए, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। परी ने हाथ जोड़कर उन सबको कहा, नमस्ते। सब ने परी को सामने से कहा, नमस्ते। परी उन सबको देखकर मन में बोली, इनको मैंने कहीं देखा है। अवनी ने स्माइल करते हुए परी को पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? परी ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम परी है। परी का नाम सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, वाओ, सो ब्यूटीफुल नेम। परी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, जितना ब्यूटीफुल आपका नाम है उतना ही ब्यूटीफुल आपका काम है, आप ना बहुत अच्छी फंक्शन ऑर्गेनाइजर हैं। परी ने अवनी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करते हुए कहा, वंस अगेन थैंक यू। अब मेरी तारीफ हो गई हो तो आप लोग मुझे अपना इंट्रो दे देंगे, मुझे कौन सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना वो भी बता दीजिए। अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, ओ मैं तो आपको हम सब का इंट्रो देना ही भूल गई। सबसे मिलिए हमारी बड़ी माँ करुणा अश्विन राजपूत से, और ये है मेरी माँ मेघना रजत राजपूत, ये मेरा भाई रवि राजपूत है।
उन सब को देखकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, आपकी फैमिली तो बहुत प्यारी है। अवनी ने परी की बात सुनकर कहा, ये तो हमारी आधी फैमिली है, इन सब के अलावा मेरी फैमिली में 3 और लोग हैं। मेरे और रवि के बड़े पापा यानी अश्विन राजपूत, मेरे और रवि के पापा यानी रजत राजपूत और कौन? परी ने ऐसा सवाल किया तो अवनी ने उसे जवाब देते हुए कहा, और मेरे बड़े पापा के बेटे यानी मेरे और रवि के बड़े भाई परख राजपूत। परख का नाम सुनकर परी चौंक गई। उसने चौंकते हुए पूछा, वही परख राजपूत जिनकी सगाई कुछ दिन पहले मिस्टर पवार की बेटी से हुई है? अवनी ने स्माइल करते हुए परी को जवाब दिया, हाँ वही परख राजपूत। और आपको उनकी माँ यानी मेरी बड़ी माँ करुणा अश्विन राजपूत की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अवनी की बात सुन परी हक्की बक्की रह गई थी। परी ने मन में कहा, ओ गॉड, ये तो भेड़िए परख राजपूत की फैमिली है। अब मैं क्या करूं? परी के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। अवनी ने स्माइल करते हुए परी को कहा, परी जी आप कहाँ खो गई? प्लीज़ आप मेरी बड़ी माँ की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दीजिए, जैसे आपने मेरे परख भैया की सगाई का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। करुणा जी ने परी को कहा, बेटा इस उम्र में अच्छा तो नहीं लग रहा बर्थडे सेलिब्रेट करना, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए मना रही हूँ। बेटा इनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर दो। परी ने मन में खुद से कहा, परी ये परख राजपूत का परिवार है, इनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करोगी? ये लोग इस लायक नहीं, ये लोग परख जैसे ही होंगे। मैं इनकी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी, लेकिन इनके बोलचाल और बहेव से तो ये लोग अच्छे लग रहे हैं। नहीं परी, तुम ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करोगी। परख राजपूत तुम्हें देखेगा तो वो पता नहीं क्या करेगा। परी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी मेघना जी ने परी को सवाल किया, क्या हुआ परी? बेटा क्या पैसों के बारे में सोच रही हो? पैसों की चिंता मत करो, जितना बोलोगी उससे डबल ही पे करेंगे तुम्हें और आधी पेमेंट एडवांस ही कर देंगे हम। बस मेरे दीदी की बर्थडे पार्टी बेस्ट होनी चाहिए। मेघना जी की सुनकर परी ने मन में कहा, परी ये लोग तुम्हें इतनी अच्छी पेमेंट दे रहे हैं, मैं उस परख राजपूत की वजह से इतना अच्छा ऑफर कैसे जाने दे सकती हूँ? इस पैसे से किट्टू का फ्यूचर जुड़ा है, एंड उस परख ने अगर मेरे काम टांग अड़ाई तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। परी को खोया हुआ देखकर अवनी ने कहा, परी जी आपने ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की तो हमें कोई और फंक्शन ऑर्गेनाइजर ढूंढना पड़ेगा, और आपके जितना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइजर हमें कहाँ मिलेगा? परी ने अवनी की बात को काटते हुए कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और फंक्शन ऑर्गेनाइजर ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आपकी बड़ी माँ की पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी। परी बात सुनकर सब खुश हो। अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू परी जी, वैसे टाइम बहुत कम बचा है पार्टी में, आपके पास 4 दिन ही हैं। परी ने अवनी की बात सुनकर कहा, ओ ये बहुत कम टाइम है, मुझे जल्दी ही तैयारी शुरू करनी होगी। क्या आज मुझे आपका पूरा घर दिखा सकती है, ताकि मैं उस हिसाब से डेकोरेशन का अरेंजमेंट कर लूँ? अवनी ने कहा, हाँ चलिए। अवनी परी को पूरा घर दिखा रही थी कि तभी वो परख के कमरे में पहुंची। परख के कमरे में परख की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अवनी ने परी से कहा, ये मेरे भैया परख का कमरा है, आपकी टीम और आप इस कमरे में मत आना, वो भैया को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में आए। अवनी की बात सुनकर परी ने मन में कहा, भेड़िए की गुफा में कौन आना चाहेगा? अवनी को किसी की फ़ोन कॉल आ गई और फ़ोन पर बात करने लगी। उसने परी से कहा, परी जी मैं 1 मिनट फ़ोन पर बात कर लूँ, आप यही रहना। अवनी कमरे से बाहर चली गई। परी ने परख की तस्वीर की ओर देखकर मन में कहा, परख राजपूत 4 साल पहले तुम मुझे जो दर्द दिया था उसे मैंने अपने जीने की वजह बना ली है। मेरा बेटा मेरी जान है, मेरे बेटे पर मैं तुम्हारे जैसे भेड़िए की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। अब तुम अगर मुझसे टकराओगे तो मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगी। मैंने और मेरे बेटे ने बहुत दर्द सह लिया, अब दर्द सहने की बारी तुम्हारी है परख राजपूत। दूसरी ओर परख शेखर के साथ घर के बाहर पहुंच गया था। परख गाड़ी से बाहर आते ही अपने साथ ही उतरे शेखर से बोला, पहले उस परी ने मेरा पैर घायल किया और अब उस लिटिल वुल्फ ने मेरा हाथ घायल कर दिया। दूसरी बार मिल गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं दोनों को। क्या होगा जब परख परी को अपने कमरे में देखेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 5 परख के कमरे में परी। परख गाड़ी से बाहर आते ही अपने साथ ही उतरे शेखर से बोला, पहले उस परी ने मेरा पैर घायल किया और अब उस लिटिल वुल्फ ने मेरा हाथ घायल कर दिया। दूसरी बार मिल गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं दोनों को। शेखर ने परख की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, बॉस कम डाउन, वो छोटा सा बच्चा था, आप बच्चे पर बिगड़ रहे थे तो बच्चा क्या करेगा? परख ने अपने हाथ पर बाइट का घाव दिखाते हुए कहा, किसी इंसान का बच्चा ऐसे काटता है क्या?
ऐसे तो सिर्फ जंगली जानवरों के बच्चे काटते हैं। वो बच्चा इंसान के बच्चे के रूप में भेड़िया था। आदमखोर भेड़िया, लिटिल वुल्फ। शेखर ने परख को कहा, बॉस आप अंदर चलिए, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। परख ने गुस्से से कहा, अंदर बहुत लोग हैं, मैं उनसे ड्रेसिंग करवा लूंगा। तुम जाओ और तुम्हें जो काम दिया उसे करो। मुझे परी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो दिल्ली से मुंबई कैसे आई, मुझे सब कुछ पता करके बताओ। ओक, शेखर ने परख की बात मानते हुए कहा, ओ बॉस। शेखर वापस गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। परख घर के अंदर चला गया। घर के हॉल में पहुंचते ही परख को करुणा जी और मेघना जी मिली। उनको देखकर परख ने अपना हाथ पेंट की जेब में डाल लिया। परख को देखकर करुणा जी ने सवाल किया, आ गए परख बेटा? शेखर को शॉपिंग करवा दी? परख ने रगली भाषा में कहा, हाँ करवा दी। आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो मैं जाऊं यहाँ से। इतना बोलकर परख अपने कमरे की ओर चला गया। परख के जाते ही मेघना जी और करुणा जी एक दूसरे की ओर देखने लगी। दोनों चुप हो गई। करुणा जी ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, ये उंगली रखकर चुप रहना ही बेस्ट है। दूसरी ओर परी परख के कमरे में उसकी तस्वीर को देख रही थी कि तभी वहां पर परख आ गया। परख के कमरे के दरवाजे की ओर परी की पीठ थी। परख परी को पीछे से देखकर कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर गई जिसमें उसे परी का साइड फेस दिखा। परख ने परी को गुस्से से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? परी परख की बात सुनकर उसकी ओर मुड़ी तो परी दंग रह गई। परख उसे गुस्से से घूर रहा था। परी ने परख को देखकर मन में कहा, ये आदमी यहाँ आ गया, कैसे मुझे गुस्से से घूर कर डरा रहा है, ये नहीं सुधरने वाला। परी के जवाब न देने पर परख ने फिर गुस्से से सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दो मुझे। परख के कमरे की ओर आ रही अवनी ने परख की आवाज़ सुनी तो वो डरते हुए खुद से बोली, ओ माय गॉड, भैया वापस घर आ गए। लगता है कि उन्होंने परी को देख लिया। भैया मुझे देखे उससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अवनी वहाँ से भागकर अपने कमरे की ओर चली गई। परी ने परख को देखकर स्माइल करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फैमिली ने इनवाइट किया है। तुम्हारी माँ की बर्थडे पार्टी के ऑर्गेनाइजर का काम मिला है मुझे। परख परी के करीब आते हुए बोला, ऑर्गेनाइजर हो तो पार्टी ऑर्गेनाइजर का काम करो। मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? परख परी के इतना करीब आ गया था कि परी को अपने कदम पीछे लेने पड़े। परख ने परी को पीछे जाते देखकर उसकी ओर कदम बढ़ाए और परी को दीवार से सटा दिया। परख ने परी के अगल बगल में दीवार पर हाथ लगा उसका रास्ता रोक लिया। परख ने परी को सर्द आवाज में पूछा, क्या पूछा मैंने तुमसे? जवाब दो। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, परख मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो तुम? परख ने परी का सवाल सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, क्यों सुनाई नहीं दे रहा? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। बिना जवाब दिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। परी ने परख की बात सुनकर गुस्से से कहा, ऐसे कौन सवाल पूछता है मिस्टर परख राजपूत? मुझसे दूर हटो। परख ने परी की बात सुनकर गुस्से से कहा, मैं दूर नहीं हटूंगा, तुम मुझे जवाब दो। परख की बात सुनकर परी को गुस्सा आ गया। परी ने गुस्से से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। परी ने परख का घाव वाला हाथ पकड़कर उसे झटक कर हटा दिया और गुस्से से कहा, हटो। परख को घाव पर दर्द हुआ तो वो दर्द से कहराया, आ। परख को करहाते हुए देखकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, ओ गॉड, इतने से दर्द होने लगा तुम्हें? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। परख के घाव से खून निकल रहा था। परख अपने घाव को अपने रुमाल से ढकते हुए गुस्से से बोला, शट अप परी। परी ने परख के रुमाल पर खून देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ? दिखाओ मुझे। परी ने परख का घाव देखकर स्माइल करते हुए कहा, ये दर्द इस घाव ने दिया, पर तुम्हें दर्द देने का हक तो सिर्फ मुझे है। ये किसने कर दिया? परख ने गुस्से से परी को कहा, मुझे दर्द देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम ज्यादा मत खुश हो। तुमसे जो पूछा वो बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी? परी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं यहाँ अवनी के साथ आई थी। वो मुझे घर दिखाते हुए यहाँ ले आई थी, लेकिन वो खुद किसी से फ़ोन पर बात करते हुए यहाँ से निकल गई। वैसे तुम्हें दर्द देने का हक तो मेरा है, पर लगता है कि मेरे अलावा और कोई भी है जो तुम्हें दर्द देने के लिए पैदा हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर परख राजपूत, अब तुम्हें डबल दर्द सहना होगा। परी ऐसा बोलकर वहां से जाने लगी तो परख ने परी का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। परी ने परख की हरकत देखकर गुस्से से कहा, मिस्टर परख राजपूत, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे। परख ने परी को अपने करीब खींचते हुए सवाल किया, परी तुम दिल्ली से मुंबई कैसे आई? तुम इतनी खुश कैसे हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ पिछले 4 सालों में? क्या मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में आया था? क्या परी परख को सच बताएगी?
क्या होगा आगे जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए वेरी वेरी थैंक यू। चैप्टर 6 एक नशीली रात दिल दिल। परी ने परख की हरकत देखकर गुस्से से कहा, मिस्टर परख राजपूत, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। परख ने गुस्से से पूछा, परी तुम दिल्ली से मुंबई कैसे आई? तुम इतनी खुश कैसे हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई? क्या हुआ तुम्हारे साथ पिछले 4 सालों में? क्या मेरा बच्चा है? परी ने परख की बात सुनकर गुस्से से परख के सेंसिटिव बॉडी पार्ट अटैक किया तो परख ने अटैक वाली जगह हाथ रखकर दर्द से कराहते हुए कहा, आह शिट परी, व्हाट द एफ तारांकन। परख गाली देने लगा तो परी ने परख को गुस्से से कहा, गाली देने की कोशिश भी मत करना मिस्टर परख राजपूत, वरना तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। परख ने परी की बात सुनकर गुस्से से कहा, धमकी दे रही हो तुम मुझे परी? परख की बात को काटते हुए परी ने गुस्से से कहा, हाँ दे रही हूँ तुम्हें धमकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की मिस्टर परख राजपूत? शर्म नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हुए? मेरी लाइफ में जो भी हुआ हो उससे अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो ऐसे दर्द मिलते रहेंगे तुम्हें। परी इतना बोलकर परख के कमरे से बाहर आ गई। परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, परी मैं पता करके रहूंगा कि पिछले 4 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे जानना है कि तुम्हारा सीक्रेट बॉडीगार्ड तुम्हारा पीछा क्या अब तक कर रहा है। परी ने मेघना जी और करुणा जी से मिलकर काम की बात फाइनल की और राजपूत मेंशन से चली गई। दूसरी तरफ टिया और किट्टू ड्राइवर के साथ गाड़ी में शॉपिंग मॉल से घर के लिए निकल गए थे। टिया और किट्टू बैक सीट पर बैठे हुए थे। किट्टू आइसक्रीम खा रहा था। टिया ने किट्टू को समझाते हुए कहा, किट्टू अपनी मम्मा को मॉल वाले हादसे के बारे में मत बताना वरना वो गुस्सा हो जाएगी और उस आदमी को छोड़ेगी नहीं। किट्टू ने टिया को जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी माय बेस्टी, मैं एंजल को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी एंजल स्माइल करते हुए ही अच्छी लगती है। आई लव माय एंजल। किट्टू की बात सुनकर टिया ने उसके सिर को सहलाते हुए मन में कहा, किट्टू परी से बहुत प्यार करता है। भगवान इन दोनों माँ बेटे के प्यार में किसी को ना आने देना, खासकर किट्टू के पापा को। उसका तो साया भी किट्टू पर ना पड़े। टिया ने किट्टू के माथे पर किस किया और वो दोनों कुछ ही देर में परी के घर पहुंच गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, राजपूत मेंशन। परख अपने कमरे में बेड पर पेट के बल सो रहा था। उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। परख परी का सपना देख रहा था। सपने में परी और परख दोनों परी के पुराने घर में यानी दिल्ली में थे। परी रसोई में थी। परी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और वो सब्जी निकालकर उसे एक हाथ धोने की कोशिश करने लगी, पर परी से कुछ हो नहीं रहा था। परख की आवाज आई, आपको मैंने बोला ना परी कि आप आराम कीजिए। परी ने परख की ओर देखा तो परख उसके सामने खड़ा हुआ था। परख को देखकर परी ने कहा, अरे परख जी, मैं तो बस खाना बना रही थी। वो आपको भूख लगी होगी ना, रात से आपने कुछ नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। परख ने परी के पास आकर परी से सब्जी लेते हुए कहा, परी मत कीजिए ऐसा, आप आराम कीजिए, मैं ये सब कर लूंगा। परख ने सब्जी बनाए और आटा गूंथने लगा। परी परख को ये सब करते हुए देखकर स्माइल कर रही थी। परी ने स्माइल करते हुए मन में कहा, परख जी आप बहुत अच्छे हैं। आपकी शादी जिस लड़की से भी होगी वो बहुत ही लक्की होगी। परी को देखकर परख ने मन में कहा, वो लड़की लकी हो ना हो पर होगी तुम ही परी। परी ने परख को देखकर मन में कहा, काश वो लकी गर्ल में होती परख जी। पति हो तो आप जैसा, ना जाने किसकी किस्मत में होंगे आप परख जी। अचानक परख के माथे पर खुजली होने लगी। परख ने आटे वाले हाथ से माथे पर खुजली की तो आटा परख के माथे पर लग गया। परी ने परख को रोकते हुए कहा, अरे परख जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपके माथे पर आटा लग गया। परी अपने दुपट्टे से परख का माथे को साफ करने लगी। परख परी के चेहरे को करीब से देखकर मन में बोला, परी आप तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। जिस दिन आप मेरी हो गई ना, मैं आपको पलकों को पर बैठा कर रखूंगा। आई लव योर परी। वर्तमान में परख ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, आई लव योर परी। परख ऐसे बड़बड़ा ही रहा था कि तभी नाइट पर पड़ा हुआ उसका फोन बजा। उसके फोन पर शेखर की कॉल आई। परख की आंख खुली तो उसने अपना फोन देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ये शेखर मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहा है? परख ने कॉल अटेंड करते हुए फोन पर कहा, क्या हुआ शेखर, क्यों नींद हराम कर रहे हो मेरी? शेखर एक फैक्ट्री में था। फैक्ट्री देखकर लग रहा था कि वो फैक्ट्री काफी समय से बंद पड़ी थी। शेखर के पीछे परख के आदमी एक औरत को घेर कर खड़े हुए थे। वो औरत घायल हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। परख के आदमी उस पर बंदूक ताने खड़े हुए थे। शेखर ने फोन पर परख को कहा, बॉस एक गुड न्यूज़ है, वो अलीशा मिल गई है।
शेखर की बात सुनकर परख खुश हो गया। परख ने शेखर से बात करते हुए सवाल किया, व्हाट, वेयर इज शी? शेखर ने परख को जवाब देते हुए फोन पर कहा, बॉस हम उसे हमारी पुणे वाली पुरानी फैक्ट्री में लेकर आए हैं, आप यहीं आ जाए। ऑप मैं आ रहा हूँ। परख ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और रेडी होकर पुणे के लिए निकल गया। परख अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री पहुंचा तो उसे देखकर लड़की शेखर ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। परख ने औरत को देखकर कहा, वेल डन शेखर, मुझे इसकी कब से तलाश थी, इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है। औरत ने परख को देखकर स्माइल करते हुए कहा, उस नशीली रात के बाद आज मिल रहे हो परख राजपूत? सुना है कि बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे थे मुझे, क्या इतनी पसंद आ गई मैं तुम्हें? इतनी तलब लगी हुई थी तुम्हें मेरी? परख औरत के पास आया और आते ही उसने औरत के मुंह को पकड़कर पिचकाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी जैसी घटिया औरत की तलब, और वो भी मुझे कभी नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे परी ने कैरेक्टरलेस बोला। तुम्हारा बॉस परी पर 24 आवर्स नजर रखता ताकि मैं परी के पास ना जा पाऊं। परी के पास तो मैं जाकर रहूंगा, तुम्हारे बॉस की चाल कभी कामयाब नहीं होगी। परख ने इतना बोलकर अलीशा को छोड़ा तो अलीशा ने हंसते हुए कहा, मेरे बॉस का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। मेरे बॉस ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। तुम्हारे अधूरे सच ने तुम्हें परी से यानी तुम्हारे प्यार से दूर किया था। याद है ना 4 साल पहले मिस्टर मेहरा के होटल वाली पार्टी? 4 साल पहले। फ्लैशबैक। दिल्ली के एक होटल में पार्टी चली रही थी। परख गेस्ट्स के साथ बातें कर रहा था। परख की कुछ दूरी पर अलीशा एक आदमी के साथ खड़ी हुई थी। अलीशा ने वेटरेस की ड्रेस पहन रखी थी। उसके साथ खड़े आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अलीशा के हाथ में ट्रे में कुछ ड्रिंक के गिलास थे। आदमी ने अलीशा की ड्रिंक के एक गिलास में कुछ मिलाते हुए कहा, ये ड्रिंक परख राजपूत को देना और जब इसका असर शुरू हो जाए तो तुम अपना काम शुरू कर देना। एक्स। अलीशा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ऑक्स। अलीशा परख के पास गई और उसे वो स्पेशल ड्रिंक दे दी। उसे पीते ही परख ने सिर पकड़कर मन में कहा, ओ माय गॉड, मेरा सिर अचानक दर्द लगा। परख के पास खड़े आदमी ने पूछा, क्या हुआ परख, आर यू? अलीशा ने परख से कहा, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रूम में ले चलती हूँ। परख को अपने आसपास क्या हो रहा है ये सब समझ नहीं आ रहा था। परख को मदहोशी चढ़ी हुई थी। परख को लेकर अलीशा उसके रूम में चली गई। अलीशा ने परख को बेड पर लेटा दिया। परख को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। परख ने अलीशा से सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अलीशा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने साथ लेकर आई एक कैमरा कमरे में बेड की ओर सेट करके रख दिया। अलीशा ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, परख राजपूत, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुमने आज तक किसी लड़की को घास तक नहीं डाली। परख को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परख ने अलीशा को देखकर कहा, तुम करना क्या चाहती हो? अलीशा परख के ऊपर आई और आते ही उसने परख का कोट उतार दिया। अलीशा ने परख की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, परख राजपूत, आज मेरे साथ इस नशीली रात का मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। हर कहानी में एक हीरो और एक विलन होता है। अगर आपको परख विलन समझना है तो समझ लीजिए, लेकिन परी हीरो हैं, और ये मत सोचना कि परख को परी माफ कर देगी, ये मत सोचना। चैप्टर 7 मदहोशी भरी रात। अलीशा ने परख की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, परख राजपूत, आज मेरे साथ इस नशीली रात का मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। परख को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परख को मदहोशी छा रही थी। अलीशा ने परख की शर्ट उतार दी थी। परख उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। परख ने अलीशा को रोकते हुए कहा, मत करो ये सब करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। परख खड़े होने की कोशिश कर रहा था पर न जाने उसे क्या हुआ था, आज वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। परख ने मुंह बनाते हुए पूछा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या किया तुमने मेरे साथ? अलीशा ने स्माइल करते हुए परख को जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। जो भी किया उस ड्रिंक में मिली हुई दवाई ने किया है जो तुमने मेरे हाथों से पी थी। परख ने अलीशा की बात सुनकर गुस्से से कहा, तुमने जो भी किया है मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अलीशा ने खुद को और परख को निर्वस्त करते हुए कहा, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है परख राजपूत। अब मैं तुम्हारे साथ जो करूंगी उसके बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। परख ने मन में कहा, ये मुझे क्या हो गया है, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? अलीशा ने परख की मदहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ संभोग करने के लिए उसके ऊपर आना शुरू किया। परख को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। परख ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए मन में कहा, परख राजपूत, तुम्हें किसी भी तरह इस लड़की को रोकना होगा। तुम किसी और से प्यार करते हो। परख ने पूरा जोर लगाकर अलीशा को खुद से दूर करते हुए गुस्से से कहा, हटो मेरे ऊपर से।
परख ने अलीशा को बेड के नीचे फेंका और खुद उठा और लड़खड़ाते हुए कमरे के बाथरूम में चला गया। परख ने बाथरूम का डोर लॉक किया और शावर के नीचे खड़ा होकर शावर लेने लगा। अलीशा ने गुस्से से खुद को कहा, ओनो मेरा सारा प्लेन चौपट हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अलीशा ने कैमरा लिया और कपड़े पहनकर वहां से निकल गई। परख को जब होश आया तो वो खुद से बोला, ये लड़की कौन थी? इसने ऐसा क्यों किया? परख ने जल्दी से वही पड़ा हुआ बाथरोब पहना और बाथरूम से बाहर आया। अलीशा को वहां ना पाकर परख ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसको इसके किए की सजा तो मिलकर रहेगी। फ्लैशबैक एंड। अलीशा के चेहरे की मुस्कान परख को अच्छी नहीं लग रही थी। परख ने ईवल करते हुए कहा, हंसना है जितना हंस लो, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उस रात मेरे साथ वो सब किसके कहने पर और क्यों किया था। अलीशा ने अपने घावों का दर्द छिपा कर हंसते हुए कहा, अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं उसका साथ कभी नहीं देती। मुझे मारना है तो मार डालो। परख ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मरूंगा। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं उस इंसान के बारे सब कुछ जानता हूँ जिसके कहने पर तुमने ऐसा किया। वो मुझे जिस नाम से जानता है और जिस नाम से पहचानता है मैं वो हूँ ही नहीं। आई एम मिस्टरी, ए ग्रेट माइसेरी। अलीशा ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा असली चेहरा उसके अलावा किसी को नहीं पता, और असली चेहरा तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। ये गेम है परख राजपूत, इसमें तुम्हारी ही हार होगी। वो परी को तुम्हारे करीब कभी नहीं जाने देगा। मैं परी से सिर्फ फिजिकली दूर था। शेखर शुरू करो, मुझे इसे तड़पते हुए देखना है। लेट्स स्टार्ट, परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा। शेखर ने कहा, ओक बॉस। शेखर ने परख के आदमियों को इशारा किया और वो तेज धार वाले हथियारों से अलीशा के टुकड़े करने लगे। अलीशा दर्द से चीख रही थी। परख के फेस पर कोई भाव नहीं था। कुछ देर में अलीशा की जान निकल गई। शेखर ने कहा, बॉस ये तो मर गई, अब हम क्या करें? शेखर की बात सुनकर परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, क्लीन द ट्रैश। शेखर ने परख की बात मानते हुए कहा, ओ बॉस। परख ने शेखर की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे परी चाहिए। खून का बदला खून होता है। परी के आसपास उसके जितने भी आदमी हैं सबको एक एक करके खत्म करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। परख की बात सुनकर शेखर ने उसे शांत करते हुए कहा, ओ बॉस। परख ने शेखर की बात सुनकर सोच विचार किया। परख को पार्टी के पल याद आए। परख ने शेखर को ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की को ठिकाने लगाओ शेखर। देन यू हैव टू गो दिल्ली किल हिज ऑल बास्टर्ड मैन। शेखर ने परख की बात मानते हुए कहा, ओ बॉस। परख ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, शेखर दिल्ली से परी के पिछले 4 सालों की हिस्ट्री भी लेकर आओ, मुझे जानना है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में है या नहीं। अगर है तो वो किसके पास है, परी के पास या उसके पास? शेखर ने परख की बात मानते हुए कहा, ओ बॉस। परख ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये खेल इस बार मैं खत्म करके ही रहूंगा, दर्द के बदले दर्द देना है उसे। चैप्टर 8 किट्टू का सच। परख ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये खेल इस बार मैं खत्म करके ही रहूंगा, दर्द के बदले दर्द देना है उसे। परख ने इतना कहा और वहां से चला गया। शेखर ने खुद से मन में कहा, मुझे परी जी का सच पता करना होगा। शायद परी जी के बारे में पता चलने से बॉस की लाइफ में प्यार वापस आ जाए। शेखर अलीशा की लाश लेकर परख के आदमियों के साथ वहां से चला गया। राजपूत मेंशन। परी परख के घर पहुंच गई थी। परी परख के परिवार के साथ हॉल में थी। परी इनविटेशन के बारे में सबके साथ बात कर रही थी। परी ने कहा, आप लोग अपने गेस्ट्स की लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं इनविटेशन भेज दूंगी। करुणा जी ने परी को जवाब देते हुए कहा, परी अवनी तुम्हें मेहमानों की सारी लिस्ट दे देगी। तुम इसके साथ इसके कमरे में जाओ और आराम से मेहमानों की लिस्ट बना लो। परी और अवनी दोनों ने करुणा जी बात मान ली और अवनी के कमरे की ओर चले गए। वो दोनों रूम के रास्ते में थी। अवनी ने चलते चलते मन में कहा, मैंने परी से कल वाली बात के लिए सॉरी तो बोला ही नहीं। पता नहीं कल भैया ने इनको कितना सुनाया होगा। अवनी ने परी से हिचकिचाते हुए कहा, परी जी कल लिए सॉरी। सॉरी किस बात के लिए अवनी? अवनी की बात सुनकर परी ने पूछा। परी को जवाब देते हुए अवनी ने कहा, वो मैंने कल आपको भैया के बेडरूम में अकेला छोड़ दिया, वहां भैया आ गए थे। वो आपको डांट रहे होंगे ना, इसलिए सॉरी। अवनी की बात सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट से सॉरी अवनी, तुम्हारे भैया ने मुझे कुछ बोले और ना ही डांटा। परी की बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, रियली परी जी, भैया ने आपको कुछ नहीं कहा? परी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ अवनी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अवनी ने परी की बात सुनकर हैरानी से कहा, बड़ी अजीब बात है परी जी।
भैया तो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी रूम में एंटर करने नहीं देते। अगर कोई उनके कमरे में आए तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह डांटते हैं। लेकिन आपके साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। इट्स स्ट्रेंज। अवनी की बात सुनकर परी ने मन में कहा, ये परख राजपूत अपनी फैमिली के साथ ऐसे पेश आता है तो मेरे साथ तो आएगा ही ना। पता नहीं इस भेड़िए को इसका परिवार कैसे झेल रहा है। अवनी और परी दोनों अवनी के कमरे बाहर पहुंच गए तो अवनी ने कहा, लो आ गया मेरा रूम। परी और अवनी दोनों अवनी के कमरे में चली गई। दूसरी ओर टिया एक गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रही थी। टिया ने मून बनाते हुए खुद से कहा, ये ड्राइव को भी आज ही छुट्टी चाहिए थी। मुझे तो अच्छी कार ड्राइव करना भी नहीं आता। किट्टू को स्कूल ड्रॉप करना था इसलिए आज गाड़ी लेकर निकलना पड़ा। बस भगवान जी रक्षा करना, आराम से घर पहुंच जाऊं। टिया को रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल मिला। वहां रेड लाइट हुई थी इसलिए टिया ने ब्रेक लगानी चाहिए पर उसके ब्रेक लगने से पहले ही उसकी गाड़ी उसके आगे वाली गाड़ी की बैक से टकरा गई। टिया ने मून बनाते हुए कहा, ओ गॉड। आगे वाली गाड़ी को रवि ड्राइव कर रहा था। गाड़ी की टक्कर से रवि गुस्सा चढ़ गया। रवि ने गुस्से से कहा, हुज दैट बास्टर्ड। रवि गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की बैक की खराब हालत देखकर टिया की गाड़ी के पास आया। रवि को देखकर टिया ने मन में कहा, ओ गॉड, इस गाड़ी का ओनर तो मेरी तरफ ही आ रहा है। टिया को देखकर रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, तो इस गाड़ी की ड्राइवर एक लड़की है, इसीलिए टक्कर मारी मेरी गाड़ी को। टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ए मिस्टर, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो इस गाड़ी की ओनर हूँ। अगर इस गाड़ी की ओनर हो तो अपनी गाड़ी की कैब ही करो थोड़ा। तुम लड़कियों को ड्राइविंग तो आती नहीं है और निकल पड़ती है सड़क पर गाड़ी लेकर। टिया की बात सुनकर रवि ने उस पर बिगड़ते हुए कहा। रवि की बात सुनकर टिया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से रवि को कहा, ए मिस्टर, समझ क्या रखा है तुमने लड़कियों को? तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हुआ है तो उसके लिए ऐसे चढ़ोगे मुझ पर? बोलो कितने पैसे चाहिए? रवि ने टिया की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, लगता है कि बाप के पास ज्यादा ही पैसा है इसलिए अपनी गाड़ी से लोगों की महंगी महंगी गाड़ियों टक्कर मारने सड़क पर निकली हो। रवि की बात सुनकर टिया ने अपने पास से 10,000 रुपये निकाल कर रवि के हाथ पर रखते हुए कहा, गाड़ी के नुकसान से डबल ही है मिस्टर। पापा की नहीं, मेरी कमाई के पैसे है। रवि टिया की बात सुनकर उसकी ओर देख रहा था। रवि आगे कुछ बोलने ही वाला था कि टिया ने अपनी गाड़ी को रवि की गाड़ी की साइड से निकाला और वहां से चली गई। रवि ने टिया के जाते ही पैसों को हाथ से कश करते हुए गुस्से से कहा, दूसरी बार मुझे मिली तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी गाड़ी को टक्कर मार खराब किया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। रवि वापस गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। दूसरी ओर राजपूत मेंशन में परी अवनी के साथ उसके रूम में काउच पर बैठी हुई थी। वो दोनों मिलकर गेस्ट्स की लिस्ट बना रही थी। अवनी ने परी को कहा, परी जी, आप हमारे पुणे वाले अंकल, उनको व्हाट्सएप पर इनविटेशन कार्ड भेजना होगा, इसलिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। परी ने स्माइल करते हुए कहा, ओ। परी अपने इधर उधर फोन ढूंढने लगी। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, अवनी, तुमने मेरा फोन देखा क्या? मेरा फोन नहीं मिल रहा। अवनी ने परी का फोन ढूंढा पर उसे फोन नहीं मिला तो वो बोली, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। परी को अचानक से कुछ याद आया और वो खुद से बोली, ओनो, लगता है मैंने गलती से फोन हॉल में ही छोड़ दिया। मैं फोन लेकर आती हूँ। परी ने इतना कहा और कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी ओर परख घर पहुंचा तो वो सीधा हॉल में आया। हॉल में सोफे के सामने वाले टेबल पर परी का फोन पड़ा हुआ था। वहां पर कोई नहीं था। परख वहां से गुजरा तो परी का फोन रिंग किया। फोन की आवाज सुनकर परख वहीं रुक गया। परख ने परी का फोन देखा तो उसने खुद से कहा, ये किसका फोन है? इस पर तो किसी के बेबी का फोन आ रहा है। परी के फोन के कॉन्टैक्ट पर माय बेबी दिल लिखा हुआ था। परख अभी परी फोन देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रही परी पर पड़ी। परी को देखकर परख समझ गया कि ये परी का फोन है। परी के फोन पर कॉल देखकर परख ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये परी का बेबी है। परी ने परख के हाथ में रिंग कर रहे अपने फोन को देखकर मन में कहा, ओ गॉड, ये रिंगटोन तो मैंने किट्टू के फोन नंबर पर लगाई थी। किट्टू मुझे कॉल कर रहा है, पर मेरा फोन परख के पास है। ओ गॉड, अब तो इस परख राजपूत को किट्टू के बारे में पता चल जाएगा। क्या होगा जब परख के सामने आएगा किट्टू का सच पता चलेगा? जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 9, यू आर ओनली माइन। सॉरी फॉर अपडेटिंग लेट, न्यू एपिसोड। परी के फोन पर कॉल देखकर परख ने खुद से कहा, ये परी का बेबी है। परी ने परख के हाथ में रिंग कर रहे अपने फोन को देखकर मन में कहा, ओ गॉड, ये रिंगटोन तो मैंने किट्टू के फोन नंबर पर लगाई थी। किट्टू मुझे कॉल कर रहा है, पर मेरा फोन परख के पास है।
ओ गॉड, अब तो इस परख राजपूत को किट्टू के बारे में पता चल जाएगा। परख ने फोन कॉल पर नाम देखकर आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या ये परी का बच्चा है? परख के पास आकर परी ने उसके हाथ अपना फोन छीन लिया। परख ने मुंह बनाते हुए पूछा, तुम्हारा कोई बेबी है परी? किसका फोन आ रहा था तुम्हारे फोन पर? परी ने परख की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर परख राजपूत, ये मेरा फोन है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की? और तुम्हें क्या मुझे चाहे किसी का भी फोन आया हो? परी की बात सुनकर परख ने गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे। परी ने परख को उंगली दिखाते हुए कहा, शट अप, डोंट से एनीथिंग टू मी। परी का फोन फिर से रिंग करने लगा। परी ने फोन देखकर मन में कहा, किट्टू का फिर से फोन आ गया, मुझे उससे बात करनी होगी। लेकिन मैं इस परख राजपूत के सामने किट्टू से बात नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से चले किसी कोना में जाकर बात करनी चाहिए। परी घर से बाहर चली गई। परख ने परी के जाते ही खुद से कहा, ये लड़की किससे बात करने गई है? क्या ये अपने बच्चे से बात करने गई है या फिर उससे? मुझे पता करना होगा कि ये लड़की किससे बात करने के लिए घर से बाहर गई है। ऐसा कौन है इसके साथ जिससे ये मेरे सामने बात नहीं कर सकती? परी घर से बाहर आई और आते ही उस फोन पर बात करना शुरू कर दिया। परी ने फोन पर स्माइल करते हुए किट्टू से कहा, व्हाट हैपन बेबी? तुम्हें मुझे इतनी बार कॉल किया? अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो। मेरा बेबी मुझसे इतना प्यार करता है कि अपने दोस्त के घर जाने के लिए मुझे कॉल करके परमिशन मांग रहा है। यू जस्ट गो बेबी। परी के फोन में सामने से आवाज आई, आई लव यू माई एंजल। परी ने फोन पर बात करते हुए स्माइल के साथ कहा, लव यू टू माई बेबी। ऐसा बोलकर परी ने किट्टू को फोन पर किस दी। परी की साइड में एक पिलर के पीछे छिपकर ये सब परख देख और सुन रहा था। परख गुस्से आग बबूला हो रहा था। परी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर वहां से घर के अंदर चली। परी के जाते ही परख ने गुस्से से पिलर में मुक्का मारते हुए कहा, परी की लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परख के हाथ में चोट लगी और उससे खून बहने लगा। मुंबई की एक गैराज। टिया अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने गैराज में आई थी। उसकी गाड़ी रिपेयर हो रही थी कि तभी वहां पर रवि भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। रवि जब गाड़ी उतरा तो टिया उस देखकर ही गुस्से से बिगड़ने लगी। टिया ने रवि पर बिगड़ते हुए कहा, तुम्हें पैसे दे दिए थे ना गाड़ी के नुकसान के, फिर भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। टिया की बात सुनकर रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है कि तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई ही नहीं देता कि ये एक गैराज है, यहाँ पर ही गाड़ियाँ रिपेयर होती है। रवि की बात सुनकर टिया चुप हो गई। टिया ने मन में कहा, अरे हाँ, ये तो गैराज है। रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, वेट अ मिनट, तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया ना? देखूं तो ऐसा तुम्हारे पीछे जो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। रवि टिया की बैक देखने लगा तो टिया ने गुस्से से कहा, ए मिस्टर माइंड योर बसीनेस, ये बदतमीजी मत करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रवि आगे से कुछ बोलता उससे पहले ही टिया की गाड़ी की चाबी लेकर टिया के पास आया और आते ही बोला, ये लीजिए मैम आपकी गाड़ी की चाबी, आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई है। टिया ने गाड़ी रिपेयर का बिल पे किया और गाड़ी लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रवि ने मुंह बनाते हुए मन में कहा, सुना था कि कुछ लड़कियां महा बेवकूफ होती है, ये लड़की उनमें से एक है। आज तो बच गई, अगली बार मिली तो छोड़ूंगा नहीं इसे। राजपूत मेंशन। परी अवनी के कमरे की ओर जा रही थी। परी के रास्ते में परख का कमरा था। परख के कमरे के सामने से जब परी गुजरी तो परख ने परी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। परख ने झट से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से परी को सटा दिया। परी ने परख की ये हरकत देखकर गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है, क्यों बार बार ऐसा करते हो मेरे साथ? परख ने गुस्से से परी को कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन। वॉट डू यू मीन बाय माइन? मैं तुम्हारी नहीं हूँ मिस्टर परख राजपूत, परी गुस्से से परख को कहा। परख ने परी को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। परी को परख की हरकतों से और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। परी ने परख को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, परख राजपूत छोड़ो मुझे, तुम चाहते क्या हो? परख ने गुस्से से परी को बाहों में जकड़ते हुए कहा, मैं जवाब चाहता हूँ परी, तुम किससे बात कर रही थी? कौन है तुम्हारा बेबी? किसको आई लव यू बोल रही थी? कौन था तुम्हारे फोन पर? परी ने गुस्से से कहा, मेरे फोन पर कोई भी हो उससे तुम्हें क्या? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी लाइफ में जो मर्जी करूं, मुझसे और मेरी लाइफ दूर रहो। परी की बात सुनकर परख ने गुस्से से कहा, तुम्हारी लाइफ कोई नहीं आ सकता, तुम भी मेरी और तुम्हारी लाइफ भी मेरी है। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा,
तुम क्यों मुझ पर अपना हक जताना नहीं छोड़ना चाहते? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ मुझे किसी ने देख लिया, क्या कहोगे सबको? बोलो। बोल दूंगा सबको कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। यू आर ओनली माइन परी। तुम्हारी लाइफ में कोई आया तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा, फिर वो तुम तक पहुंच पाएगा। मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आ सकता। इतना बोलकर परख ने परी की गर्दन पर अपने होठों से स्पर्श किया। चैप्टर 10 परी के पास मेरा बच्चा। सॉरी फॉर अपडेटिंग लेट, न्यू एपिसोड। बोल दूंगा सबको कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। यू आर ओनली माइन परी। तुम्हारी लाइफ में कोई आया तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा, फिर वो तुम तक पहुंच पाएगा। मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आ सकता। इतना बोलकर परख ने परी की गर्दन पर अपने होठों से स्पर्श किया। परख के होठों का एहसास परी को अपनी गर्दन पर हुआ था। पहले तो उसने परख को नहीं रोका, लेकिन जब परख के होठों उसके नर्म होठों की ओर बढ़े तो परी को परख का पास्ट याद आ गया। परी ने परख को धक्का देते हुए गुस्से से कहा, दूर हटो मुझसे। परी। परख ने परी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा तो परी ने उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारा और उंगली दिखाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहो, पर तुम्हें शायद मेरी बात समझ में ही नहीं आती है, और कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें कि मुझसे दूर रहो। ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो मर्जी करूं। परी की बात सुनकर परख को गुस्सा आया और उसने गुस्से से परी को फिर से दीवार सटाते हुए कहा, जब से तुम मेरी लाइफ आई हो तुम्हारी लाइफ मेरी हो गई हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था। परी ने परख की बात सुनकर गुस्से से कहा, नहीं देख सकते तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये मेरा फोन है, इस पर मैं चाहे अपने बॉयफ्रेंड से बात करूं, अपने हस्बैंड से बात करूं या फिर अपने बेबी से बात करूं, तुम बीच में मत आओ, समझे? बेबी मतलब तुम्हारा बच्चा ना? परख ने परी की बात को काटते हुए ऐसे कहा तो परी चौंक गई। परी ने मन में विचार करते हुए कहा, परख ने तो मुझे पकड़ लिया। नहीं, मुझे परख को बातों में घुमाना होगा। अगर इसे किट्टू का सच पता चला तो ना जाने ये किट्टू के साथ क्या करेगा। परी ने गुस्से से परख को कहा, आर यू मैड मिस्टर परख राजपूत? बेबी सिर्फ बच्चे को नहीं बोलते, आजकल लवर को भी बेबी बोलते हैं। मैं जिस भी बेबी से बात करूं तुम्हें उससे क्या? तुम अपने काम से मतलब रखो। अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूं, अब मेरे करीब मत आना वरना मैं अपना आपा खो दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता, समझे? ऐसा बोलकर परी कमरे से निकल गई, लेकिन परख को परी का दूर जाना सहन नहीं हो रहा था। परख ने अपने हाथ के खून को देखते हुए कहा, नहीं परी, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। मैं अपने बच्चे का पता लगा कर रहूंगा। परी परख के कमरे से बाहर आई तो उसने मन में खुद कहा, ये भेड़िया मुझे अकेला देखकर अपनी घटिया हरकत दिखा रहा है। इसने फिर से अपनी हवस मिटाना चाहा तो मुझे यहाँ पर रहकर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसका परिवार है, पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। मुझे टिया से बात करनी होगी। रात का समय, परी का घर। परी के घर में परी, टिया और किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे। परी ने टिया से कहा, टिया कल तुम मेरे साथ राजपूत मैंशन चलोगी क्या? टिया ने परी को सामने से मुंह बनाते हुए कहा, राजपूत मैंशन? वहां क्यों जाना है मुझे? परी ने टिया की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, टिया तू भूल गई क्या, हमें उनके घर में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उस वजह से वहां बहुत काम है तो तुम्हें मेरे साथ चलना है मेरी हेल्प करने के लिए। परी की बात सुनकर टिया ने किट्टू की ओर देखा और परी को कहा, परी अगर मैं तुम्हारे साथ राजपूत मैंशन जाऊंगी तो हमारे पीछे किट्टू का ध्यान कौन रखेगा? किट्टू को स्कूल कौन छोड़ कर आएगा? हमारा ड्राइवर भी छुट्टी पर गया है। किट्टू की ओर देखकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, किट्टू की चिंता मत करो, ही इज माई ब्रेव बॉय। मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, वो कल काम पर आ जाएगा, वो किट्टू को स्कूल छोड़ देगा। परी की बात सुनकर टिया ने कहा, ठीक है परी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। टिया की बात सुनकर परी ने मन में कहा, टिया मेरे साथ होगी तो वो परख मेरे करीब नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती कि परख कोई उल्टी सीधी हरकत करे और मैं उसे रोकूं तो इन सब उसकी फैमिली को किट्टू सारा सच पता चल जाए। मैं किट्टू का सच बाहर आने नहीं दूंगी, फिर वो लोग किट्टू के साथ क्या करेंगे कुछ नहीं पता। परी ने अपने पास बैठे किट्टू का सिर सहलाया और मन में कहा, बस अब मुझे परख की शादी होने तक अपने बेटे को परख से दूर रखना है। उसके बाद परख अपनी पत्नी और फैमिली के साथ वापस यूएसए चला जाएगा, फिर मुझे मेरे किट्टू से कोई दूर नहीं कर पाएगा। परी ऐसा सोच रही थी कि अब वो किट्टू और खुद को परख से दूर रखेगी, पर परख परी को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने शेखर को दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली पहुंचकर शेखर सबसे परी की हिस्ट्री निकालने में लग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग,
परख अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था कि तभी उसका फोन बजा तो वो फोन की स्क्रीन देखकर बोला, शेखर का फोन। परख ने शेखर की कॉल अटेंड की और बात करने लगा। परख के फोन से शेखर आवाज आई, बॉस एक गुड न्यूज़ है। 4 साल पहले आपके यूएसए जाने के 1 महीना बाद ही परी जी प्रेग्नेंट हुई थी। आपका बच्चा यहीं मुंबई में है, वो भी परी जी के पास। शेखर की बात सुनकर परख ने गुस्से से कहा, परी के पास मेरा बच्चा? क्या होगा जब परख टिया को देखेगा? क्या परख टिया को देखकर समझ जाएगा कि किट्टू उसका बेटा है? क्या परख अपने बच्चे का पता लगा पाएगा?